जय श्री कृष्ण दोस्तों आज मैं मणिपुर के बारे में एक ऐसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं जिसे देखने के बाद आपका एनजीओ की दुनिया से भरोसा उठ जाएगा। और यकीन मानिए आज की मेरी ये रिपोर्ट देखने के बाद आपको मणिपुर जलने के पीछे की असली वजह पता चल जाएगी और उसको जलाने वाले लोगों के चेहरे से पर्दा हट जाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं जो सच दिखाने जा रहा हूँ आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। तारीख 11 अगस्त 2022 को मणिपुर में एक महिला पकड़ी जाती है और इस महिला की जब तलाशी ली जाती है तो इस महिला के पास नॉर्वे का एक्सपायर्ड पासपोर्ट और वीजा मिलते हैं। पुलिस जब आगे छानबीन करती है तो पता चलता है कि ये कोई आम टूरिस्ट महिला नहीं है पर म्यांमार की खूंखार आतंकी। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती है पता चलता है कि ये महिला आतंकी करेन नेशनल लिबरेशन आर्मी नाम के आतंकी संगठन की सक्रिय सदस्य थी और उसको गुरिल्ला ट्रेनिंग भी मिली हुई थी। दोस्तों जब मैंने करेन नेशनल लिबरेशन आर्मी के बारे में थोड़ी और छानबीन की तो मुझे पता चला कि इस महिला आतंकी के पकड़े जाने के ठीक 4 महीने पहले यानी अप्रैल 2022 में अमेरिका में एक जापानीज हिस्ट्री टीचर पकड़ा गया था जो वहाँ म्यांमार के आतंकी ग्रुप के लिए ड्रग्स के बदले हथियार की डील करने वाला था। ये कोई छोटे मोटे हथियार नहीं थे और उस लिस्ट में ऑटोमेटिक राइफल्स, मोर्टार, रॉकेट से चलने वाले ग्रेनेड और जमीन से सतह पर मार करने वाले मिसाइल्स भी शामिल थे। दोस्तों जिस आतंकी संगठन के लिए जापानीज हिस्ट्री टीचर डील करने वाला था उसका नाम था करेन नेशनल लिबरेशन आर्मी। जी हाँ, वही आतंकी संगठन जिसकी महिला आतंकी मणिपुर में पकड़ी गई थी। दोस्तों आतंकियों की मदद के लिए कोई देशभक्त वकील कभी आगे नहीं आते पर इस महिला आतंकी की मदद के लिए लुएंटम बबलू नाम का व्यक्ति आगे आता है। बबलू इस महिला आतंकी को लीगल मदद करता है और कुछ महीने बाद यानी फरवरी 2023 में उसे बेल पर छुड़ा भी लेता है। इसके बाद उस महिला आतंकी के लिए एक एनजीओ में रहने की व्यवस्था भी करता है। मैंने जब छानबीन की तो मुझे उस एनजीओ के मालिक का एक इंटरव्यू मिला जिसमें वो बता रहा है कि कुछ अनजान लोग चूरा चांदपुर इलाके से उस महिला आतंकी को मिलने आते थे। दोस्तों चूरा चांदपुर कुकी बहुल इलाका है और ज्यादातर कुकी कम्युनिटी के लोग क्रिश्चियन है पर कुछ लोग इस्लाम को भी मानते हैं। और सिर्फ 3 महीने बाद वही चूरा चांदपुर इलाके से मणिपुर हिंसा की आग भड़कती है और पूरे मणिपुर को अपने कब्जे में ले लेती है। मणिपुर में जैसे ही हिंसा बढ़ती है बबलू उस महिला आतंकवादी के लिए एक एयर टिकट की व्यवस्था करता है और वहां से भागने में मदद करता है। आगे क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। आइए मैं अभी आपको मणिपुर के कुछ अनजान तथ्यों से अवगत कराता हूँ। दोस्तों बहुत ही कम लोगों को पता है कि मणिपुर और म्यांमार के बीच बिना फेंसिंग की 400 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है और यहाँ पर फ्री मूवमेंट रेजिम करार लागू होता है। इस करार के तहत म्यांमार और मणिपुर के जो कुकी ट्राइब है वो 16 किलोमीटर तक बिना किसी वीजा या रिस्ट्रिक्शन ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों ये एरिया गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आता है जो दुनिया के सबसे बड़े ड्रग उत्पादक एरिया में से और दोनों देशों में रहने वाले कुकी ट्राइब के ज्यादातर लोग इस ड्रग के उत्पादन के साथ जुड़े हुए। दोस्तों जब ड्रग्स की बात आती है तो एक नाम याद आता है पाब्लो एस्कोबार। आप में से कई लोग इस नाम से परिचित होंगे क्योंकि पाब्लो एस्कोबार पर एक वेब सीरीज भी बनी है। पाब्लो एस्कोबार 90 के दशक का एक कुख्यात कोलंबियन ड्रग लॉर्ड था और जब कोलंबिया की सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ एक्शन लिया तो पाब्लो एस्कोबार ने कोलंबिया को भी ऐसे जलाया था जैसे मणिपुर अभी जल रहा है। कोलंबिया का जो ड्रग्स बिजनेस था उसमें जॉर्ज सोरोस का भी इन्वेस्टमेंट था। जी हाँ, भारत और दुनिया भर के वामपंथियों के पापा सोरोस ने पाब्लो एस्कोबार के ड्रग बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया था और कमाया था। मैं जब सोरोस के ड्रग्स के बिजनेस के बारे में छानबीन कर रहा था तो मुझे एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस रिव्यू यानी EIR की एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में डिटेल में लिखा है कि कैसे सोरोस ने कोलंबियन ड्रग्स कार्टेल में पैसा इन्वेस्ट किया था। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अलावा सोरोस ने उसके करीबी गिलिंस्की परिवार के जरिए भी कोलंबियन ड्रग्स कार्टेल में पैसा लगाया था। EIR की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे सोरोस ने डायरेक्ट और गिलिंस्की परिवार के द्वारा 2 बैंकों को खरीदा और बाद में कैसे उसका उपयोग ड्रग मनी को लॉन्डर करने में किया गया। मैंने क्लेम वेरीफाई करने के लिए थोड़ा और रिसर्च किया तो मुझे गिलिंस्की द्वारा फोर्स मैरिज इनको दिया गया एक इंटरव्यू मिला जिसमें बता रहा है कि कैसे वो सोरोस से मिला और कैसे सोरोस ने उसको पैसे इन्वेस्ट करने के लिए दिए। चलिए फिर से मणिपुर और म्यांमार पर आते हैं। 90 के दशक के शुरुआती सालों में सोरोस ने कोलंबिया में ड्रग्स में हजारों करोड़ कमाए। फिर उन पैसों का उपयोग कर साल 1994 में सोरोस ने बर्मा प्रोजेक्ट की स्थापना की। बर्मा प्रोजेक्ट का जो मकसद था वह था वहां की मिलिट्री सरकार को हटाकर एक पपेट सरकार को बिठाना। सोरोस ने इस बर्मा प्रोजेक्ट के माध्यम से कुकी कम्युनिटी और उनके संगठनों को भारी मात्रा में फंड देना शुरू कर दिया। बर्मा प्रोजेक्ट के माध्यम से सोरोस ने कुकी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देना स्टार्ट किया और साथ ही साथ जो कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थे उनको भी भारी मात्रा में फंड देना शुरू किया। इसके अलावा कुकी कम्युनिटी की सांस्कृतिक संस्थाएं और कुकी कम्युनिटी के अन्य एनजीओ को भी फंड दिया। यहाँ पर आपको याद दिला दूं कि वही कुकी कम्युनिटी है जो लोग मणिपुर और म्यांमार के ड्रग्स के ज्यादातर उत्पादन और तस्करी से जुड़े हुए हैं। जिस साल बर्मा प्रोजेक्ट की स्थापना हुई थी यानी साल 1994 में सोरोस ने थिंक टैंक भी बनाई थी और इस थिंक टैंक का नाम था FDL-80। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सोनिया गांधी इस थिंक टैंक में को प्रेसिडेंट थी। जी हाँ, राहुल गांधी की अम्मी और इटालियन मूल की क्रिश्चियन नेता सोनिया गांधी सोरोस फंडेड थिंक टैंक में को प्रेसिडेंट थी और म्यांमार की पॉलिटिशियन आंग सान सू की सीनियर एडवाइजर थी। इस थिंक टैंक का सबसे पहला मकसद था म्यांमार में पपेट सरकार बनाना। आंग सान सू की जो है वो सोरोस की बहुत ही करीबी पॉलिटिशियन है और यही वजह है कि सोरोस और डीप स्टेट उसे म्यांमार की पीएम बनाना चाहते हैं। आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि साल 1986 में सोरोस ने एक ड्रग्स पॉलिसी फाउंडेशन बनाया था। फिर साल 2000 में उसका नाम बदलकर ड्रग्स पॉलिसी अलायंस बनाया और इस एनजीओ के द्वारा वो ड्रग्स के गुनाह में फंसे क्रिमिनल्स को कानूनी मदद करता है और ड्रग्स को लीगल बनाने के लिए थिंक टैंक और पुलिस मेकर्स को फंड करता है। साथ ही साथ ड्रग्स के साथ जुड़े जो कानूनी नियम है उनको डीक्रिमिनलाइज करने के लिए भारी मात्रा में फंड कर रहा है और ये सारा खेल होता है ह्यूमन राइट्स के नाम।
इस तरह ह्यूमन राइट्स के नाम पर सोरोस बर्मा सहित दुनिया भर में जो ड्रग्स क्रिमिनल्स है उनकी कानूनी मदद भी करता है और सरकार में पॉलिसी भी चेंज करवाता है। साल 2018 में श्रीलंका सरकार ने ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ कड़े कदम उठाए और ड्रग्स क्रिमिनल्स को फांसी की सजा का ऐलान भी किया। श्रीलंका के इस कदम से नाराज होकर सोरोस ने धमकी दी कि श्रीलंका ड्रग्स के खिलाफ कड़े कदम उठाकर आंधी को दावत दे रहा है, और हुआ भी वही जो सोरोस ने बोला था। श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ और तत्कालीन सरकार का तख्ता पलट हो गया। बिल्कुल इसी तरह मणिपुर सरकार ने भी साल 2018 से ड्रग्स के खिलाफ जंग छेड़ दी है। मणिपुर सरकार ने 18,600 एकड़ में उगाए गए ड्रग्स को नष्ट कर दिया है। साथ ही साथ 963 से ज्यादा ड्रग्स पेडलर को पकड़कर उन्हें जेल में डाल दिया है। आपको पता है नतीजा क्या हुआ? अब मणिपुर भी कोलंबिया और श्रीलंका की तरह जल रहा है। दोस्तों, आज आपको ये तो पता चल गया कि सोनिया गांधी खुद सोरोस फंडेड एनजीओ में काम करती थी, और बहुत कम लोगों को पता है कि गांधी नेहरू परिवार और सोरोस के बीच काफी पुराना रिश्ता है। गांधी नेहरू फैमिली की बहू और जवाहरलाल नेहरू की भाभी फौरी नेहरू सोरोस की काफी पुरानी और अच्छी दोस्त थी। इतना ही नहीं, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की बेटी सोरोस के लिए काम करती थी, और सोनिया गांधी का सलाहकार हर्षमंदर भी सोरोस के साथ काम कर चुका है, और हर्षमंदर के एनजीओ को सोरोस से फंडिंग भी मिली है। दोस्तों, सोरोस फंडेड हर्षमंदर और उनकी संस्था इस पूरी छानबीन का काफी अहम हिस्सा है, और अब मैं जो खुलासा करने जा रहा हूँ वो इन सारी घटनाओं का मुख्य बिंदु है। इस बिंदु के जुड़ते ही आपको पूरा खेल समझ आ जाएगा। तो ये बिंदु है लोंटम बबलू। जी हाँ, वही बबलू जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में बताया था। वही बबलू जिसने एक कुख्यात आतंकी को न सिर्फ लीगल सपोर्ट दिया पर एयर टिकट देकर मणिपुर से भागने में मदद भी की। और याद रखिए, उसी एरिया में मणिपुर की हिंसा बढ़ती थी जहां वो महिला आतंकी ग्राउंड पर एक्टिव थी। दोस्तों, जब मैं तहकीकात कर रहा था तो मुझे उस वक्त बड़ा झटका लगा जब पता चला कि ये जो बबलू है वो सोरोस फंडेड हर्षमंदर की जो संस्था है सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज, उसका वो गवर्निंग बोर्ड मेंबर है। चलिए बबलू के बारे में एक और सच्चाई बताता हूँ जो मुझे इस तहकीकात के दौरान पता चली। आप में से कई लोगों ने इरोन शर्मिला के बारे में सुना होगा। ये वही महिला आंदोलन जीवी थी जिसने आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के खिलाफ कई सालों तक आंदोलन किया था। दोस्तों, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हमारी सेना को कानूनी मजबूती देता है, पर इरोन शर्मिला चाहती थी कि इस एक्ट को हटा लिया जाए। पर जब मेरी तहकीकात आगे बढ़ी तो मुझे पता चला कि इरोन शर्मिला तो सिर्फ एक मोहरा थी, उनके पीछे जो असली चेहरा था वो था बबलू। बबलू जो है वो इरोन को हर तरह की मदद कर रहा था, और इरोन बबलू की एनजीओ की सदस्य भी थी। और AFSP हटाने के लिए बबलू का साथ दे रहे हैं प्रोपेगेंडा वेबसाइट अल्ट न्यूज के संस्थापक निरारी सिन्हा उनके जन संघर्ष मंच के एनजीओ के द्वारा। इतना ही नहीं दोस्तों, बबलू सोरोस फंडेड और भारत में लेफ्टिस्ट को कानूनी मदद दिलाने वाले कोलिन गोंसाल्विस की संस्था ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के फाउंडिंग बोर्ड मेंबर भी है। और यही वजह है कि HRLN मणिपुर हिंसा के तुरंत बाद कुकी को सपोर्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। इस ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क यानी HRLN को सोरोस, यूरोपियन यूनियन, जर्मन सरकार और कई ईसाई मिशनरी फंड करती है। यहाँ आपको एक बात बता दूं, यूट्यूबर ध्रुव राठी की पत्नी जर्मन है और वो जर्मनी सरकार की DW मीडिया में काम करती है। ध्रुव राठी और हर्षमंदर पर मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें। अब आप ये तस्वीर देखिए, ये यूरोपियन पार्लियामेंट का मेंबर है जो जुबैर के समर्थन में प्ले कार्ड लेकर खड़ा है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि इस व्यक्ति को अगर आप ये दोनों फोटो दिखाकर पूछोगे कि इसमें से जुबैर कौन है तो वो नहीं पहचान पाएगा। पर इसको बस आदेश मिला है कि आपको ये प्ले कार्ड लेकर फोटो पोस्ट करनी है, क्योंकि प्रोपेगेंडा फैक्ट चेकिंग वेबसाइट के फाउंडर निरारी सिन्हा सोरोस फंडेड HRLN की गुजरात ब्रांच चलाती है। जी हाँ, वही HRLN जिसका फाउंडिंग मेंबर बबलू भी है। दोस्तों, ये जुबैर के समर्थन में खड़ा रहने वाला व्यक्ति वही है जो मणिपुर पर यूरोपियन पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन लेकर आया था, और कुछ दिन बाद राहुल गांधी उसे पर्सनली मिलने भी गए थे। यह व्यक्ति सोरोस फंडेड स्पनेली ग्रुप का बोर्ड मेंबर है, और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि अमर्त्य सेन इस स्पनेली ग्रुप के फाउंडिंग मेंबर है। जी हाँ, वही अमर्त्य सेन जो रवीश कुमार से लेकर हर्षमंदर तक, NDTV से लेकर द वायर के माई बाप है। आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि अमर्त्य सेन सोरोस के साथ कई सालों से साथ काम कर रहे हैं, और सोरोस ने अमर्त्य सेन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। दोस्तों, 2018 में जब से मणिपुर सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ जंग छेड़ी है, तब से सोरोस गैंग अलग अलग आंदोलन के जरिए इस देश में गृह युद्ध जैसे हालात बना रहे हैं, चाहे वो CAA का आंदोलन हो या फिर किसान आंदोलन। आपको यही सारे लोग सेम टूलकिट गैंग हर आंदोलन में नजर आएंगे। पर जब आप आंदोलन जीवियों के एनजीओ के फंडिंग को देखोगे तब आपको पता चल जाएगा कि असली खेल कुछ और ही है। और जब इन आंदोलन जीवियों से NTCA और किसान आंदोलन से बात न बनी तो फिर इन लोगों ने पूरा मणिपुर चला दिया। सोरोस के ड्रग्स के पैसों से मणिपुर में कुकी आतंकियों को आधुनिक हथियार मिल रहे हैं। अगर वो पकड़े जाए तो उनको जेल से छुड़ाने के लिए सोरोस फंडेड एनजीओ है। सोरोस सपोर्टेड राजनीतिक पार्टी है जो देश में आग लगाती है और मीडिया में द वायर और ध्रुव राठी जैसे सोरोस के छर्रे माहौल बनाते हैं। ड्रग्स से कमाया हुआ पैसा एनजीओ के माध्यम से ऐसे देशद्रोहियों तक पहुंच रहा है। दोस्तों, ये टूल किट के निशाने पर अदानी ग्रुप रहता है। उनके पीछे एक वजह ये भी है कि अदानी ग्रुप की सतर्कता और सरकारी एजेंसियों की कड़ी निगरानी की वजह से अदानी के मुंद्रा पोर्ट पर अब तक लाखों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया है। यही वजह है कि ध्रुव राठी से लेकर रवीश कुमार तक अपने हर वीडियो में अदानी को टारगेट करते हैं। इस सरकार ने ड्रग्स के लाखों करोड़ों रुपए के बिजनेस के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, इसलिए इस सरकार को कैसे भी करके हटाया जाए ये प्रयत्न जारी है। देश का दुर्भाग्य है कि अपने ही कुछ लोग पैसे और पावर के लिए सोरोस की रखेल बनकर देश विरोधी काम कर रहे हैं। पर सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि देश की मीडिया भी इस सच को दिखाने में नाकाम रही है। दोस्तों, इतने पावरफुल माफिया और उनके हजारों करोड़ के साम्राज्य को जब मेरे जैसे आम लोग एक्सपोज करते हैं तो हम लोग अपनी जान से खेल रहे होते हैं। पर इन सबकी परवाह किए बिना ये कार्य कर रहे हैं क्योंकि मुझे यकीन है कि आप सबका साथ जरूर है। और अगर वो एक विजय पटेल को मिटाएंगे तो हजारों विजय पटेल तैयार हो जाएंगे। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा एक ऐसी ही इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट लेकर। तब तक जय हिंद, जय श्री कृष्णा।